एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक बेहतरीन रैंक सिक्योर करी है। आइए स्वागत करते हैं रैंक 2 का अक्षत जैन। हेलो अक्षत, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो अक्षत, पहला सवाल तो ये एक बहुत ही सिंपल सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि रैंक 2 होके कैसा लगता है? सर ये ऑब्वियस बात है कि बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सरियल सी फीलिंग है। ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी कि रैंक 2 आ जाएगी। ऑब्वियसली लिस्ट में नाम कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट भिड़ते ही लिस्ट में नाम एकदम इतना ऊपर आ जाएगा मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और अब जाके ऐसा लग रहा है कि यस, मैं रैंक 2, अब इट इज़ नाउ सिंकिंग इन। सो आईआईटी गुवाहाटी में जो है यू आर देयर थर्ड ईयर में, आपने जब कहा कि आप थर्ड ईयर में थे, जी। तो वाज देयर एनी सच एनवायरनमेंट जिसमें जो है आप तैयारी कर सकते थे? कोई ऐसा था, माहौल था वहाँ पे तैयारी का? हमारे आईआईटी गुवाहाटी में एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज अभी जो माहौल है विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके। सो फोर्थ ईयर में मैंने प्रिपरेशन चालू की तो मैं अपने अकेले कमरे में पढ़ता था, कमरा बंद करके। सो मेरे सारे दोस्तों की नौकरी भी लग चुकी थी, है ना। और वो आपको पता ही होगा कैसे काम करता है लास्ट सेमेस्टर इन सब कॉलेजेस में, सिर्फ मस्ती करते हैं बच्चे। तो मेरा रूम जो है बंद रहता था और मैं अकेले पढ़ता रहता था। सो मैंने कोई वहाँ पर भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ना ऐसा होता था कि कोई ऐसी कम्युनिटी टाइप थी जिसमें मैं इंटरेक्ट करता था। अकेले आई यूज टू डू इट, बट मेरे अंदर जो मोटिवेशन था, आई यूज टू फील कि ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। सो व्हाट अबाउट द गाइडेंस? मतलब जैसे आप अकेले पढ़ रहे हो तो इनिशियली बच्चों को ये समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो इनिशियल गाइडेंस कहाँ से मिला आपको? इनिशियल गाइडेंस के लिए सबसे पहले तो मैंने सीनियर्स से बात की थी। सो एक हाथ आई ऑल्सो टॉक टू सर्टेन पीपल हु हैड क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम, जो कि सर्विसेज में है। सो एक बार उनसे इनिशियल गाइडेंस ली। उसके अलावा जो ऑनलाइन आजकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आई थिंक दैट आर अ बून फॉर द स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे मैंने एक बार समझा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको आजमानी चाहिए, खासकर कि मेरे जैसे सिचुएशन में अगर कोई स्टूडेंट है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इसके लिए और जो है अकेले तैयारी कर रहा है। तो ये सब समझकर फिर मैंने जो है बेसिक से चालू किया एंड ग्रेजुअली मैंने जो है सिलेबस को कवर करने के लिए अपना पूरा प्लान बनाया एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। सो थोड़ा सा जो है और डीप डाइव करना चाहेंगे आपकी प्रिपरेशन में कि जब आप हॉस्टल में थे, अपने फोर्थ ईयर में तैयारी कर रहे थे, तो आपने कैसे अपना प्लान बनाया, क्या पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर क्या स्टेप लिया आपने? सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा बेसिक से चालू किया, तो मैं एनसीईआरटीज ले आया था, है ना, 6th से 12th की। एंड फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स, आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सो पहले तो मैंने बेस बनाना चालू किया, बिकॉज जैसा मैंने कहा 10th के बाद से आई हैड नो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन रीडिंग दी सोशल साइंसेज। तो सबसे पहले तो बेस बनाना बहुत ज़रूरी था। ग्रेजुअली मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, खासकर कि पॉलिटी और हिस्ट्री में, तो और मज़ा आने लगा उसको पढ़ते पढ़ते। तब मुझे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि हाँ यार, एक ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। मतलब इतना कोई ऐसा इतना हवा जो है इस एग्ज़ाम का, शायद मुझे ऐसा लगा मिसप्लेस्ड है। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर आई स्टार्टेड टू रीड द न्यूज़पेपर। मैं तो इससे पहले न्यूज़पेपर सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ता था, सिर्फ उसी को पढ़ के बस रख देता था। तो अब वो चालू किया। तो वो फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर लिया था? फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया, बिल्कुल कॉलेज में ही स्टार्ट किया। सो एक अखबार पढ़ता था, उसको समझता था। फिर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आप? हिंदू पढ़ता था मैं। तो हमारे यहाँ पे इनफैक्ट मुझे अब भी याद है क्या होता था, एक दिन पुराना आता था। हमारे वहाँ पे था नहीं गुवाहाटी में, तो उसको भी ऐसे पढ़ पढ़ के धीरे धीरे तो समझा कि अच्छा ये चीज़ें चल रही हैं, जिनका पहले बिल्कुल ही होश ही नहीं था। तो इंटरेस्ट आने लगा सर, बात ये है, इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा। तो उसके साथ फिर जो है ग्रेजुअली उसके बाद एडवांस बुक्स पे आई मूव्ड ऑन, है ना। सो मैंने जो है आपकी जो इनफैक्ट सिलेक्शन करवाती हैं जो बुक्स, बी इट लक्ष्मीकांत, बी इट स्पेक्ट्रम, दीज बेसिक। ये भी फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया? ये फोर्थ ईयर में मैंने स्टार्ट किया, है ना। मार्च में मुझे याद है खरीद के लाया था, बिकॉज मेरे दिमाग में था कि अब प्री देना है इस बार का। ऐसा नहीं लगा कि दिस वाज मार्च 2017? यस, दिस वाज मार्च 2017, मेरा फाइनल सेमेस्टर कॉलेज का। आई हैड टू टैकल बिटवीन माय एकेडमिक्स एज वेल, बट दिमाग में था कि इस बार का प्रीलिम्स देंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्फिडेंस आने लगा था। तो इसलिए मैंने पूरी मेहनत लगा दी। आई सैक्रिफाइस माय लास्ट सेमेस्टर। जो मतलब मैं देखता था मेरे दोस्त मस्ती कर रहे हैं, ट्रिप्स पर जा रहे हैं, और कॉलेज में जो मस्ती चलती है आप सबको पता है, बट आई सैक्रिफाइस बिकॉज आई हैड फाउंड माई कॉलिंग। एंड वो जो फ्लेम थी ना अंदर, ये कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ था मुझे इससे पहले, क्योंकि जेई के टाइम पर भी और किसी भी, मैंने इससे पहले आई हैड नेवर फाउंड दिस पर्टिकुलर फ्लेम। और ऐसा लगता था कि अब खुद से डिसीजन लिया है तो अब पीछे हट ही नहीं सकता। तो मैंने दिन रात एक जिसे करना
वो मैंने किया और उसके बाद फिर प्रीलिम्स में अपीयर किया मैं. सो आई मिस्ड बाय 2 मार्क्स. Okay. बट दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी. Why do you think so? सो नेचुरल बात है, जैसा आई हैव बीन हाईलाइटिंग दिस एज वेल इन ऑल ऑफ माय इंटरव्यूज टिल नाउ, कि जो है यू हैव टू बी मेंस रेडी व्हेनेवर यू गिव योर अटेम्प्ट. तो तब ना तो मुझे आंसर राइटिंग की इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी. आई हैड स्टार्टेड इट बट नॉट एज एक्सटेंसिवली. फिर उसके बाद जो है मैंने ऑप्शनल अपना कवर नहीं कर रखा था. मेंस के इतने सारे सिलेबस के पार्ट्स मेरे छूटे हुए थे. सो अगर मैं प्रीलिम्स उस साल का क्रैक कर देता, मेंस क्रैक करना मतलब कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता. और उस वजह से क्या होता कि मैं एक गलत साइकिल में फंस जाता, क्योंकि जैसा आपको मालूम है मेंस का रिज़ल्ट आने में अगेन 2-3 महीने लग जाते हैं. फिर जब रिज़ल्ट आता है तो फिर प्रीलिम्स की चिंता होने लग जाती है. आपको मार्क्स तो पता नहीं चलते कि कहाँ आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रहे. सो मैं वो गलत साइकिल में फंस जाता और उसको मैंने अवॉइड किया. सो 2-3 दिन बुरा ज़रूर लगा बट खुद ही मन रियलाइज़ हो गया कि अच्छा हुआ है और अब जो है पूरी जान के साथ निकालना है. Okay. So फर्स्ट अटेम्प्ट दिया आपने जी. देन वर यू स्टिल देयर इन कॉलेज या आप शिफ्ट हो गए? नहीं, आई ग्रेजुएटेड इन May 2017. सो आई स्ट्रेट अवे वेंट टू दिल्ली. तो जो मैंने प्रीलिम्स लिखा वो जयपुर से लिखा था बट आई हैड ग्रेजुएटेड बाय देन, है ना. उसके बाद जो है पूरा अटेम्प्ट मैं दिल्ली में रहकर सेकंड अटेम्प्ट किया. सो दिल्ली मूव करने की कोई खास वजह? सो दिल्ली देखिए हब तो है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है फॉर सिविल सर्विसेज. वहाँ पर मुझे एक तो एनवायरनमेंट चाहिए था एंड साथ में मुझे सर कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी थी बट मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी थी. तो टेस्ट सीरीज के लिए एक तो स्पेसिफिकली वहाँ पर रहा और मुझे ऐसा लगा कि घर पर रह के अगर मेरी पढ़ाई ना हो पाए बट यहाँ हो जाएगी. बट हर किसी का अपना अपना रहता है. काफ़ी बच्चे घर पे रहकर भी पढ़ते हैं और आई थिंक ये एग्ज़ाम आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं. आजकल तो सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हो गई, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है. सो एंड आई थिंक इनफैक्ट काफ़ी लोग हैं ऐसे जो सेलेक्ट हुए हैं, दे वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर होम्स. सो मैंने बट दिल्ली में की. ओके. सो थोड़ा सा जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ऑप्शनल. जी. एंथ्रो कैसे चूज किया आपने? सो एंथ्रो मैंने जो है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ग्रेजुएशन है वो डिज़ाइन में रहा है. तो डिज़ाइन तो था नहीं आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स. फिर मन ही मन आई वाज क्लियर कि मुझे साइंस सब्जेक्ट भी नहीं लेने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा अब एप्टीट्यूड वो रहा नहीं. जो हमारी ब्रांच में भी जो डिज़ाइन है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो ऑलरेडी मुझे 3-4 साल हो गए थे उन सब्जेक्ट्स को छोड़े. एंड फिर मैं सिलेबस देख रहा था अदर काफ़ी सारे ऑप्शनल्स का. एक बार देख रहा था क्या क्या ऑप्शनल्स हैं. तो मुझे इसका सिलेबस एक तो बहुत फैसिनेटिंग लगा, खास करके इसका सोशल कल्चरल कंपोनेंट जो रहता है. सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. फिर मैंने जो है थोड़े सीनियर से गाइडेंस ली कि कैसा ऑप्शनल है, इसका कोर्स कैसा है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, और उस हिसाब से जो है मैंने फिर फाइनली डिसीजन लिया. एक बार जब ले लिया फिर मैंने सोचा भी नहीं कि अब जो है कुछ बच्चे 1 महीने बाद ही सोचने लग जाते हैं कि यार अब बदल लूँ, ये सही नहीं लिया. बट मैंने कहा कि अब लिया है तो इसके साथ लेट अस गिव वन अटेम्प्ट एंड सी व्हाट हैपेंस. मैंने सुना कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग कैसे हुई है और कैसे वर्क किया आपने उस पर? सर बहुत स्ट्रांग तो खैर मुझे नहीं पता, बट ये है कि हाँ काम उस पर बहुत किया, मेहनत ज़रूर की. सो भिड़ते ही जब मैंने अपनी प्रिपरेशन खास करके सेकंड अटेम्प्ट के लिए व्हेन इट वाज जुलाई 2017, आई वाज वेरी क्लियर कि आंसर राइटिंग तो भैया करनी ही है, कुछ भी हो जाए. तो भिड़ते ही मैंने डेली आंसर राइटिंग चालू किया. तो जो करंट अफेयर्स में पढ़ता था उनके बेसिस पे 3 क्वेश्चन रोज सॉल्व करता था, ताकि एटलीस्ट एक चालू तो हो, प्रोसेस चालू तो हो, समझ में तो आए कि किस तरीके से लिखना है. फिर उसके बाद आई स्विच्ड ऑन टू फुल 3 आवर टेस्ट. मुझे कभी भी वो वाला डर नहीं रहा. इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी ऑफ माय फेलो एस्पिरेंट्स, सबके दिमाग में बस एक डर रहता है कि हम अभी लिख नहीं सकते, कहाँ से लिख देंगे 3 घंटे का पूरा पेपर, प्री के बाद देखते हैं, अभी तो उतनी ज्ञान ही नहीं है, उतना कहाँ से कर पाएंगे. वो जब इनर्शिया आपके दिमाग से एक बार हट जाएगा ना, मेरे हिसाब से हाफ ऑफ द बैटल इज वन. तो वो एकदम ही स्टार्टिंग में ही नहीं था, और जो भी मैं टॉपिक करता था उस पर पूरा टेस्ट लिखता था. सो वो भिड़ते ही मैंने वो दिमाग से डर निकाल दिया एंड दैट वर्क. फिर उसके बाद नेचुरल बात है, जो जैसे जैसे लिखता था उसको एनालाइज करता था कि हाउ कैन आई इम्प्रूव, कैसे प्रेजेंटेशन इम्प्रूव कर सकूं, जिस तरीके से कंटेंट लिख रहा हूं कैसे बेटर तरीके से दिखा सकूं. और वो मैं आखिर तक करता रहा. मतलब आखिर का आप कह सकते हैं जो मेन से पहले 10 दिन थे तब जाके मेरे दिमाग में एकदम क्लियर कट एक आइडिया रहा, एक ब्लूप्रिंट निकाला मैंने कि ये तरीका है जो कि फाइनल में जाएगा. तो क्या तरीका है?
वो तरीका सर जैसे मैंने मतलब कि कैसे इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर सब हेडिंग से लिखेंगे, फ्लो चार्ट्स का अच्छे से यूज़ करेंगे। तो मेरे 2-3 सेट फ्लो डायग्राम्स थे जो मेरे हाथ में इतनी प्रैक्टिस से इनग्रेन हो चुके थे, सोचना भी नहीं पड़ता था कि अब कैसे डालूँ फ्लो डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम्स का यूज़, आइकन्स और इन सब के साथ थोड़ी बहुत मैंने अपनी डिज़ाइन की भी यूज़ किया वहाँ पे, है ना। और कंक्लूड किस तरीके से करना है, तो वो दिमाग में एक आइडिया आ गया और उसको प्रैक्टिस से इतना डेवलप कर लिया कि वही जाके फाइनल पेपर में पूरा आजमाया। अक्षत, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो है आंसर्स हम पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें, तो आपका क्या मानना है इसमें? तो मेरे हिसाब से पॉइंट्स में लिखना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार सोचिए, पैराग्राफ पढ़ना टू गो थ्रू इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम एंड ही हैज़ टू चेक सो मेनी कॉपीज। तो इसलिए पॉइंट वाइज आप जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसाइज मैनर में अपनी बात रख सकते हैं। एंड आई बिलीव फॉर जनरल स्टडीज पॉइंट वाइज इज दी वे टू गो अलॉन्ग विद फ्लो डायग्राम्स एंड स्कीमेटिक्स। ओके, सो उसमें आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देते थे और उसके बीच में पॉइंट्स देते थे? बिल्कुल, इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली आपका 2-3 लाइन में हो जाएगा एंड फिर उसके बाद जो भी आपको टॉप जो पार्ट्स एग्जामिनर ने पूछे हैं उनको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले सब हेडिंग लिख दी। सो सपोज से आपको कोई इश्यूज बताने हैं रिलेटेड टू दैट, सो सब हेडिंग में लिखा इश्यूज, फिर उसके नीचे या तो पॉइंट वाइज तरीके से बता दिया या फ्लो डायग्राम में बता दिया या स्कीमेटिक में। और उसमें फिर एक्सप्लेन नहीं करना होता आपको एक एक चीज, है ना। यू हैव टू पुट योर पॉइंट एंड द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स, अच्छा क्या कहना चाहते हो, समझ जाएगा एंड देन यू कंक्लूडेड द क्वेश्चन। एंड जो क्वेश्चंस मतलब फाइनल आंसर लिखने के बाद आप एनालाइज खुद करते थे या जो है किसी और से चेक करवाते थे आप? मैंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उससे चेक होता था, बट फॉर एग्जांपल मैं जो डेली आंसर राइटिंग करता था वो मैं खुद से एनालाइज करता था। सो आई यूज्ड टू सी कि अच्छा टॉप आंसर्स क्या रहे, एक बार कंपेयर किया, खुद ही एक बार समझ लिया। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो आपको खुद भी एक आर्ट आ जाती है समझने में कि अच्छा यहाँ पे मैंने ये मिस आउट कर दिया, ये मैं बेटर तरीके से कंक्लूड कर सकता था। सो वो खुद आप एक बार करते रहें प्रैक्टिस में, आप खुद समझ में आ जाता है। सो सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेंस पेपर्स, GS4 से शुरू करते हैं। तो एथिक्स जो है कहाँ से पढ़ा आपने, कैसे स्ट्रांग हुआ एथिक्स आपका? क्योंकि काफ़ी जो है मतलब स्ट्रीम लाइन से थोड़ा हटके है वो, बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, एथिक्स थोड़ा मिलना मुश्किल है। एथिक्स का मैंने प्रिपरेशन प्रीलिम्स के बाद चालू की थी। सो उससे पहले मैंने GS 1, 2, 3 पे फोकस किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड इट इमीडिएटली आफ्टर प्रीलिम्स, रिजल्ट से पहले। तो उसमें जो है मैंने आई रेड अ बुक, क्रॉनिकल करके एक किताब आती है, आई रेड इट। सो उससे एक तो बेसिक थ्योरी जो रहती है वो भी समझना ज़रूरी है, बट मैंने जो मेनली चीज़ रही सिलेबस के एक एक वर्ड पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो कि मैं GS के लिए भी करता था, 1 हो 2 हो कोई सा भी हो। तो उस पर जो है एथिक्स में क्या इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से उनको एनरिच करना पड़ता है। आप खुद के एग्जाम्पल्स डालिए, आप पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल डालिए, आप सपोज से स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन्स के एग्जाम्पल डालिए। तो एग्जाम्पल ज़रूरी रहते हैं और फ्लो डायग्राम्स भी मैंने इनमें काफ़ी सोचे, तो वो मैं अपने नोट्स में डालता था और आंसर और टेस्ट देता था, खास करके केस स्टडीज़ के लिए। सो दैट इज़ आई थिंक इम्पोर्टेंट फॉर एथिक्स, प्रैक्टिस उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देन GS3 में कोई ऐसी खास स्ट्रैटेजी आपकी? सो GS 2 और 3 जो है मेरे हिसाब से क्या रहता है, इनमें डायनामिक कंपोनेंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ स्टैटिक के। सो यू हैव टू हैव दिस एबिलिटी टू लिंक अप डायनामिक एंड स्टैटिक कंसेप्ट्स। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि एक तो ठीक है अपनी जो स्टैटिक पार्ट पढ़ रहा हूँ, वो साथ साथ जो करंट अफेयर्स रहते थे उनको साइमल्टेनियसली रेफर करता था। तो सपोज से आज मैं जो है GS3 में एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ, सो आई विल बी रेफरिंग अभी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं, अच्छा रीसेंट डेटा क्या है, तो उससे आई यूज्ड टू लिंक इट अप और समझा करता था, बिकॉज दैट आपको उसमें मदद क्या मिलती है, आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है व्हेन यू आर एबल टू लिंक अप द थ्योरी विद द करंट हैपनिंग्स। सिमिलरली पॉलिटी में देखिए, आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं, बिल मेकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो साथ साथ अगर आप ये देखिए कि अच्छा पिछली लोकसभा की क्या एफिशिएंसी रही, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लग जाती हैं। सो उन दोनों को लिंक मैं बहुत अच्छे से करता था, खासकर 2 और 3 में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके नोट्स बनाते थे आप कुछ? जी, मैं हर चीज़ के नोट्स बनाता था। सो इंक्लूडिंग 2 हो 3 हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो आप नोट्स कैसे बनाते थे, थोड़ा सा बताओ आप। नोट्स मैं जो है बिल्कुल रफ तरीके से बनाता था। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो नोट्स में भी क्या करेंगे, एक और किताब ही छाप देंगे, एक समरी कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी उसको छोटी कर देंगे, प्रॉपर सेंटेंसेस लिख लिख के, पैराज लिख लिख के। सो दैट इज़ नॉट द वे टू गो, आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि नोट्स जो हैं अल्टीमेटली रिवाइज करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। सो यहाँ पे मेरा इंजीनियर निकल के आता था,
आप ये कह सकते हैं, एकदम रफ तरीके से फटाफट जो है, जितनी बुरी हैंडराइटिंग में बस मुझे समझ में आ जाए उस हिसाब से फटाफट नोट्स बनाता था, एकदम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हुए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स। मेरे नोट्स दूसरे बंदे के लिए समझना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। सो ऐसे एकदम शॉर्ट तरीके से क्विकली बना देता था और रिवाइज फिर उनको आराम से करता था। और उसमें भी फ्लो डायग्राम्स, उसमें भी पॉइंट वाइज तरीके से लिखना, जिस तरीके से मैं फाइनल पेपर में लिखूंगा वहाँ पे भी वो झलकता था। सो GS1 की बात करते हैं अक्षर। सो GS1 में स्पेशली आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत खौफ है, तो वो कहाँ से पढ़ा आपने और कैसे कवर किया उसे? आर्ट एंड कल्चर को मैंने जो है NCERT आती है 11th में, 11th क्लास की फाइन आर्ट्स NCERT। सो वो मुझे लगा बहुत अच्छा सोर्स है, खासकर कि आर्ट कल्चर कंपोनेंट के लिए। मतलब अब उसको एक तो मैंने अच्छे से पढ़ा, और उसके अलावा मैं जो है नितिन सिंघानिया इनसे रेफर करता था। ऐसा नहीं है कि उसको पूरी पढ़ता था, बट जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी रह गई टॉपिक्स में, तो उसको उससे रेफर कर लेता था। और मेरे पास क्योंकि टाइम था, क्योंकि प्रीलिम से पहले ही मैं कर रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा एफर्ट लगा दिया, जितना मेरे हिसाब से उतना काम आया नहीं, बट मैंने उसको अच्छे से कवर कर लिया था। बिकॉज एज आई सेड, मैं सिलेबस जो है प्रीलिम से पहले ही मेंस का कवर करने की पूरे उसमें था, कोशिश में। ओके, तो फाइन आर्ट्स और नितिन सिंघानिया, इज दैट सफिशिएंट? आई थिंक सो, इट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि अल्टीमेटली इफ़ यू ऑब्जर्व द ट्रेंड्स, सो आर्ट एंड कल्चर पे सवाल 2-3 जो आते हैं वो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो कंटेंट किया है उससे आपको हूबहू मिल जाएंगे, है ना। कुछ लोग काफ़ी ऐसे दिखा देते हैं कि देखो इस सोर्स में था, उस सोर्स में था, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो है 5-6 सोर्स करके बैठ जाएंगे। बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो तो आप लिख दोगे, यू विल बी एबल टू राइट सफिशिएंट पॉइंट्स, और आपका काम हो जाएगा, मतलब इफ़ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग। राइट। देन हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री कैसे कवर किया आपने, कैसे उसको पढ़ा, कहाँ से पढ़ा उसे? तो हिस्ट्री आप देखें तो 3 टाइप की हिस्ट्री है, एंशिएंट है, मिडीवल है, एंड देन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। सो एंशिएंट मिडीवल की तो मैंने ओल्ड NCERTs रेफर की थी। सो उन पर अगेन शॉर्ट नोट्स बना लिए फटाफट, खास करके जो टॉपिक्स मुझे लगे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें एंशिएंट की, तो जो फिलोसफिकल स्कूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गुप्ता एम्पायर जैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दीज ऑल थिंग्स, उन पर मैंने नोट्स बना लिए। उसके बाद जो है, अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, आई डिड इट फ्रॉम स्पेक्ट्रम। मैंने बिपिन चंद्र ये सब नहीं पढ़ी, मुझे लगता है स्पेक्ट्रम जो है कंप्लीट है अपने आप में, दी लेटेस्ट एडिशन, तो मैंने उससे किया था। और अगेन उसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर जैसा स्पेक्ट्रम के भी शॉर्ट नोट्स? जी बिल्कुल, मैंने स्पेक्ट्रम के भी बनाए। मेरे से बुक से रिवाइज होता ही नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस। मैंने कोशिश करके देखी थी, मुझे लोगों ने कहा था कि भाई लक्ष्मीकांत तो स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बनाना। वही मुझे थोड़ा मैंने जो है ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर, नहीं बनाएंगे। बट बुक से मेरे से रिवाइज करने में इतना टाइम लग जाता था कि दैट वाज नॉट रिविजन। अगर आपको फिर बुक से रिवाइज करने में 1-2 दिन लग जा रहे हैं तो ये रिविजन नहीं कहलाया जाएगा, दैट इज अगेन अ कंप्लीट रीडिंग। तो इसलिए मैंने नोट्स बनाए, अगेन बहुत शॉर्ट में बनाए, और उससे बहुत फ़ायदा होता था। तो जो चीज़ अगर मुझे 2-3 दिन लग जाते रिवाइज होने में, वो 7-8 घंटों में हो जाता था। और फिर टेस्ट ज़रूर देता था। सो अगर फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ ली तो उस पर टेस्ट दूंगा, एंड अगेन मुझे जो सीखने को मिला, आई विल ऐड इट इन माय नोट्स। So test, you're talking about prelims test या No, I'm talking about mains test. Mains का, GS1 का हाँ, prelims का भी I used to see the last 25 years question, तो ऊपर से देख लेता था। बट मेंस टेस्ट, एंड जब भी पढ़ता था, मैं कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ, मैं मेरे सामने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेंस में आए वो हमेशा रहते थे, ताकि पढ़ते वक्त मुझे आइडिया लग जाए कि इन टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं। That's really awesome strategy. That is very important, I believe. आपको आइडिया होना चाहिए जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको किस ढंग से पढ़ना चाहिए, एंड दैट कैन ओनली बी रिफ्लेक्टेड इफ यू आर गिविंग टेस्ट, इफ यू सीइंग पास्ट ईयर पेपर्स। अच्छा, मिडिवल हिस्ट्री पे जो है क्या इतना रिटर्न है कि हाँ उस पे बहुत टाइम दिया जाए? यूजुअली यूपीएससी में ये वो है सर। अब आप लास्ट 5 इयर्स देखें तो नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, बट दैट डज नॉट मीन आप उसे इग्नोर कर दें, कनेक्टिविटी खत्म हाँ, हो जाती बट ये है कि आपको कितना एफर्ट डालना है, दैट हैज टू गिव यू प्रोपोर्शनल रिटर्न। राइट। तो ऐसा नहीं है आप जो है 2 हफ्ते तक आप मिडीवल हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं और फिर उस पर 3-4 टेस्ट लगा दिए मिडीवल हिस्ट्री पे ही, दैट इज नॉट आई थिंक अ वाइज मूव। तो आप देखिए, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो है ये बात हिस्ट्री की हो गई। GS1 में भी कुछ टॉपिक्स जो हैं जो थोड़ा सा जो है सोसाइटी वगैरह की जो बात करें, आई थिंक आपका एंथ्रो है तो आपको उतनी शायद इश्यूज नहीं हुए होंगे, बट बाकी के जो टॉपिक्स हैं जो मेन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे हटके हैं, वो कैसे कवर किया आपने? जैसा आप कह रहे हैं, एक तो मेरा एंथ्रोपोलॉजी हेल्प मी, है ना, सोसाइटी और जो कास्ट के बारे में भी, ऐसे जो इंडियन कम्युनिटी के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। सो एंथ्रोपोलॉजी हेल्प मी इन दैट रिस्पेक्ट। तो मैंने इनके लिए कोई बुक रेफर नहीं की,
और जो मैंने बट हाँ इन पर भी थोड़े से नोट्स बना लिए, थोड़े से छोटे नोट्स जो टेस्ट देकर मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सपोज से कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन पे 5-5 10-10 पॉइंट लिख के बैठ गया। सिमिलरली विमेन एम्पावरमेंट पे थोड़े पॉइंट्स लिख के बैठ गया। एक बेसिक एक दो पन्ने इन पर भी बनाए, बट कोई बुक रेफर नहीं की इनके लिए। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आई रेफर्ड ऑनलाइन नोट्स, तो उनके विजन आईएएस के नोट्स थे, बट मैंने जैसे उसके लिए भी ज़्यादा टाइम दे दिया था और रिटर्न कुछ आया ही नहीं। तो अगेन आई विल से कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो, मेडिवल हो, प्लीज़ आप जो है प्लीज डू रीड देम, डू नॉट इग्नोर देम। कल को आ गया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं सोचिए, मतलब एक बार की रिटर्न्स उतने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ओके, व्हाट अबाउट ज्योग्राफी आई गेव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज ज्योग्राफी मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता था, और ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई बिलीव इज इम्पोर्टेंट। कंसेप्ट समझने के लिए कि अच्छा साइक्लोन में ये लो प्रेशर एरिया ऐसे काम कर रहा है, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर एरिया है, तो फ़र्क क्या आ रहा है। सो उनके लिए आई यूज टू रेफर टू द इंटरनेट, आई यूज टू वॉच वीडियोज एज वेल, ताकि एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए तो फिर मज़ा भी आने लग जाता है। सो ज्योग्राफी में आई फील डायग्राम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो उनकी भी मैंने प्रैक्टिस की, मैप्स बनाने की प्रैक्टिस की, एंड अल्टीमेटली ज्योग्राफी में भी वही कॉमन, डिजाइनर प्लस इंजीनियर का कॉम्बिनेशन हर जगह वर्क कर रहा है। सर डिज़ाइनर तो देखिए इसमें तो क्या ही ऐसे वो रहे, बट डिज़ाइनर वाले बात उसमें आती थी, अगर सपोज से मुझे स्कीमेटिक्स बनाने हैं तो उनमें मैं आइकन्स भी बनाता था, तो आइकन बना के उस पर लेबल कर दिया, बट मेरी जो डिज़ाइन है दैट इज़ नॉट अबाउट ड्राइंग, बट हाँ एक ये है विजुअल, आपको पता है कि विजुअल जो चीज़ अच्छी लगती है दैट इज़ एबल टू फेच यू मार्क्स, तो वो मेरा फोकस रहता था कि एग्जामिनर को थोड़ा आई कैच हिज आई इधर आ रहा है। सो ज्योग्राफी सोर्स क्या था बेसिकली? ज्योग्राफी के लिए आई बिलीव एनसीईआरटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, स्पेशली द क्लास 11th एनसीईआरटी। उसके अलावा आई रेफर जीसी लियोंग अगेन फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड फॉर एनरिचिंग माय कंटेंट, जहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा और ज़रूरत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड ऑनलाइन वीडियोज़ मैंने देखे जहाँ मुझे कंसेप्ट समझना था। ओके, सो इज दैट सफिशिएंट? इसके अलावा खुल्लड़ वगैरह जो लोग रेफर करते नहीं, हैं? आई डोंट नो, मतलब आई डिड नॉट, जिसको करनी है करें, बट आई पर्सनली डिड नॉट। और उसके अलावा टेस्ट ज़रूर दें, अगेन द सेम थीम रिपीट्स, टेस्ट ज़रूर दें जो भी पढ़ें, क्योंकि उससे आपको समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल पहले मुझे डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी। डायग्राम जो सपोज से अब ओशन करेंट्स और इन सब पर हो गए, या फिर आपके जो पूरा बाउंड्रीज पर होता था, आई यूज्ड टू इग्नोर देम। बाद में रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो इग्नोर ही मार दी जब टेस्ट दिए, तो दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू बेनिफिट फ्रॉम गिविंग टेस्ट। ओके, सो आपने कहा पॉलिटी में आपको बहुत इंटरेस्ट था जी, तो मेन सोर्स क्या था पॉलिटी का? पॉलिटी का मेन सोर्स लक्ष्मीकांत था। एनसीईआरटीज ऑब्वियसली इनिशियली पढ़ी थी, बट एनसीईआरटीज आई बिलीव कि इतनी पॉलिटी में उतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में। तो लक्ष्मीकांत आई बिलीव इज अ वेरी गुड सोर्स, आई रेड इट फ्रॉम देयर एंड सिर्फ उसी से किया। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स, क्योंकि पॉलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो एक और जो है क्वेश्चन रहता है कि क्या आपने आर्टिकल्स याद किए थे, क्या आपने पीएम बख्शी पढ़ी थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कितना देखा आपने? सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब एक बार ऐसे उसकी इमेज ज़रूर देखी हुई है, बट ऐसे नहीं है कि उसको पढ़ने बैठ गया, और ना ही मैंने पीएम बख्शी जैसे सोर्सेज रेफर किए। आर्टिकल्स में इसलिए ज़रूर नोट्स में जब बनाता था तो सबसे पहले आर्टिकल लिख लेता था, क्योंकि आई बिलीव उनको इंट्रोडक्शन में यूज़ करना इज़ अ वेरी गुड वे। अगर आपके पास स्पीकर पर सवाल आया तो आप रेलिवेंट आर्टिकल से चालू करके यू कैन यूज़ इट फॉर योर इंट्रोडक्शन, दैट बिकम्स अ टाइम, मतलब इट बिकम्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट। तो इसलिए मैं उन पर फोकस करता था, तो ये रहता था। बट ये जो आप सोर्सेज एक्स्ट्रा कह रहे हैं वो मैंने नहीं रेफर किया। तो आर्टिकल्स आपने याद किए थे बेसिकली? आर्टिकल्स मैंने जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो अपने नोट के स्टार्टिंग में लिख लेता था, और फिर उनको हाँ याद किए मैंने, क्योंकि इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जी। ओके, इसका भी पर्पस प्रीलिम्स के आंसर्स नहीं थे, इट वाज ओनली इट वाज फॉर माय मेंस इंट्रोडक्शन, और काम भी आया, जैसे कि सवाल ट्रिब्यूनल्स पे आया था इस बार के मेंस में, सो आपको वो आर्टिकल पता होना चाहिए रेलेवेंट क्या है, दैट इज अ गुड वे टू स्टार्ट। Article so and so of the Indian Constitution provides for the establishment of this and this. So that is a very good way to start. आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वरना कभी-कभी इंट्रोडक्शन में ही सोचना पड़ जाता है कि कैसे इंट्रोड्यूस करूँ। Right. So that is why I did it, not for prelims, not for anything else. So अक्षत बात करते हैं साइंस एंड टेक की, क्योंकि आप इंजीनियर भी हो, तो जो है साइंस एंड टेक कितनी मुश्किल हुई, कहाँ से पढ़ रहे थे आप साइंस एंड टेक?
साइंस एंड टेक के लिए कोई ऐसी किताब तो रेफर नहीं की। करंट अफेयर्स में जो चलता था उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती थी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा हो गया, दीज आर ऑल हॉट टॉपिक्स जो कि आपको पता होने चाहिए एज अ जनरल सिटीजन एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियर होना पड़ता है, बिकॉज सरकार इतना एफर्ट डाल रही है आजकल, इतना ज़्यादा बज़ है इन चीज़ों पे। सो अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग अ पेपर तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अदरवाइज आप नेट पर जाके बेसिक समझ लीजिए, उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैंने जो है साइंस टेक पे इतना कोई ऐसा फोकस नहीं किया, एज आई एम सेइंग करंट अफेयर्स देखता रहता था, और जो ऐसे कंपाइलेशन जो रहती हैं करंट अफेयर में उनमें जो रेलिवेंट मटेरियल लगता था मैं वो देख लेता था। और उसके अलावा ये हॉट टॉपिक्स पे मैंने एक एक ब्रीफ राइटअप तैयार कर लिया, एंड दैट इज़ इट। उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कोई बहुत स्पेशल फोकस साइंस नहीं, ना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड व्हाट अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी? एनवायरनमेंट इकोलॉजी का इफ यू सी अगेन दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स। थोड़ा बहुत उसमें थ्योरेटिकल रहता है, खास करके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मेंस में तो करंट अफेयर्स ही था, सो जो पूरा करंट अफेयर्स से रहता था सिर्फ वही सोचता था। उनमें भी कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पर मैंने थोड़े से नोट्स तैयार कर लिए, जैसे पोल्यूशन हो गया, खास करके एयर पोल्यूशन इतना हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, तो उस पर एक तैयार कर लिया। एंड सिमिलरली जो है वेस्ट डिस्पोजल पे तैयार कर लिया। ऐसे हॉट टॉपिक्स पे छोटे छोटे नोट्स तैयार कर लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स के लिए आई डिड रेफर दी शंकर बुक। मुझे ऐसा लगा कि एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, बट आई वाज वेरी ब्रीफ विद इट, ज़्यादा नहीं। मतलब इसमें एनसीईआरटी, बीटा पब्लिकेशन, ये सब कुछ एनसीईआरटीज, हाँ सर, इसकी एक बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी जहाँ तक मुझे याद है उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे रहते हैं दैट आर रेलेवेंट फॉर एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट तो मैंने उन्हीं से किया था। सो दे गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो आई थिंक 12th की इट इज़ दी बायोलॉजी एनसीईआरटी, जिसमें सर्टेन चैप्टर्स आर रेलेवेंट टू फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एनवायरनमेंट। ओके, वी मिस्ड ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो है इंडियन इकोनॉमी आपने जो है कैसे तैयार करी? इंडियन इकोनॉमी आई रेड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बुक संजीव वर्मा। बिफोर संजीव वर्मा नेचुरली एनसीईआरटीज, क्योंकि इसमें 11th 12th के एनसीईआरटीज आई बिलीव आर वेरी गुड। सो इसमें ज़रूरी है एनसीईआरटी करना, दैट हेल्प्स यू हैव दिस बेस, अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स लाइक जीडीपी, जीएनपी एंड ऑल। फिर उसके बाद देयर इज दिस पतली सी बुक संजीव वर्मा। सो मैंने जानबूझकर रमेश सिंह रेफर इसलिए नहीं की थी क्योंकि दैट इज़ वेरी बल्की। तो संजीव वर्मा आई फाउंड टू बी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा उसका अगेन करंट अफेयर्स का रहता था, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें भी मैंने काफ़ी फोकस की। तो वाज दिस सफिशिएंट कि हाँ संजीव वर्मा along with NCERTs? आई थिंक सो, एंड यू ऑब्वियसली हैव टू लिंक इट अप विद द डायनामिक पार्ट एज आई एम सेइंग। तो उसमें भी जो टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाइए, अच्छे से डिफाइंड है सिलेबस, उसको अच्छे से कवर करें, है ना। सो मैंने भी यही किया। कोई भी टॉपिक एनवायरनमेंट का है, इकोनॉमिक्स का है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, तो थोड़ा सा समझ लिया अच्छा ये टाइप के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं, और करंट अफेयर्स में उन पर क्या चल रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल सरकार जो है पीपीपी मॉडल को रिवाइज कर रही है, सोच रही है कि क्या कमियां रह गई, तो ये जो है एक करंट अफेयर वाली चीज़ है। सो आप उसको समझिए, दैट अगेन एड्स वैल्यू, एड्स क्लैरिटी, एड्स इंटरेस्ट। तो ऐसे सेम अप्रोच। सो कमिंग बैक टू प्रीलिम्स, अपार्ट फ्रॉम जो मुझे लगता है कि कि बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, उसके अलावा क्या मैटर करता है प्रीलिम्स में? नेचुरली प्रीलिम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नॉलेज तो होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड ऑल आपको अच्छे से, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद देम, हैव टू रिवाइज देम। बट साथ में उसके अलावा आई थिंक एक चीज़ और जो मैटर करती है, आप किस तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं। जो 2 घंटे में आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं, दैट इज़ समथिंग विच आई बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट कम्स थ्रू अगेन गिविंग टेस्ट, फुल 2 आवर प्रॉपर टेस्ट। सो आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप किस तरीके से फॉलो करते हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फिक्स तरीका बन गया था। मैं क्या करता था, मुझे एक तो रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, इनकरेक्ट करेक्ट वाली। नॉर्थ टू साउथ वो पूछ रहा है अरेंज करने को, मैं साउथ टू नॉर्थ कर दे रहा हूँ, क्लॉकवाइज कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूँ। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ, तो इसको मैंने कैसे एड्रेस किया, मैं जो है सर्कल लगाने लग गया। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, वहाँ देखा करेक्ट लिखा है तो उस पर गोल, बहुत बड़ा गोल लगा दिया। नॉर्थ टू साउथ अगेन एकदम ऐसा बड़ा गोल लगा दिया। तो ऐसी चीज़ों से एक तो मैं अपनी ये जो कमियां थी उनको इम्प्रूव करने लगा। फिर मैं जो है क्या करता था कि एक जगह पे लिखता रहता था जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, ताकि अच्छे से नेविगेट कर सकूँ। बार बार ऐसे पेपर में पलट पलट के ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि यार कहाँ छूट गया, कौन सा रह गया। और मैं जो है 3 राउंड्स में सॉल्व किया करता था। सो दीज आई बिलीव आर थिंग्स दैट मैटर। वो आपको एक तरीका देती हैं, आपको पता चल जाता है कि मेरा आउटपुट मैक्सिमम तब निकल कर आता है जब मैं ये अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ पेपर, एंड दिस कम्स थ्रू प्रैक्टिस। और जो भी आप ये बना लें, यू हैव टू फॉलो इट इन द फाइनल पेपर। प्लीज डू नॉट डेविएट फ्रॉम इट।
So I believe this also is very important apart from the knowledge. ओके, सो फाइनली जब मेंस के बाद देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस था कि हाँ जो है इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही आएगा जी राइट, तो जब फाइनली इंटरव्यू कॉल आया तो उसके बाद फिर क्या स्टेप था आपका? जब इंटरव्यू कॉल आया तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब अपनी पर्सनालिटी दिखा पाऊंगा. सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंटायर प्रोसेस एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस रहता है दैट इज़ द मोस्ट एनरिचिंग एक्सपीरियंस इन दिस एंटायर जर्नी. यू गेट टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एंड यू गेट टू शो इट टू अदर्स. क्योंकि लिखित में आप अपनी ठीक है नॉलेज बता दी, बट फेस टू फेस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम. तो उसके लिए नेचुरली मैंने जो है प्रिपरेशन चालू की. आई यूज टू बी रिलैक्स्ड, है ना, कंपेयर टू प्री और मेंस. उतना ऐसा नहीं है दिन में जो है खूब घंटे पढ़ रहा हूँ, है ना. आई यूज टू डिस्कस विद माई फ्रेंड्स, आई यूज टू फोकस ऑन दी करंट अफेयर्स. तब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है आपके खुद के डैफ पे जो बायोडेटा है. एक बार आप खुद को भी समझते हो, अच्छा मैंने ये कर रखा है, आप खुद भी सोचते हो मैंने क्यों किया था ये. ये जो मेरी खुद की लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसकी खुद भी आपको रेलेवेंस समझ में आने लग जाती है. तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग यू फाइंड योर सेल्फ अगेन. एंड अगेन आई गेव मॉक इंटरव्यूज, आई गेव एट डिफरेंट प्लेसेस. मेरा इंटरव्यू जो है आखिरी में था, सो आई वाज एबल टू गिव 8 to 9 मॉक इंटरव्यूज एज वेल. एंड जब भी जाता था आई यूज टू गो विद दिस कॉन्फिडेंस कि अब दिखाऊंगा कि अक्षत जैन जो है ये चीज़ है. एंड कभी भी नॉलेज नेचुरली इंटरव्यू में भी इम्पोर्टेंट रहती है, उसमें भी बिना नॉलेज के तो आप नहीं जा सकते. तो मैंने अगेन इस पे भी इंटरव्यूज़ के लिए स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट्स बना दिए ऑनलाइन, खास करके करंट अफेयर्स रिलेवेंट. व्हाट वर द फाइनल क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए? सर फाइनल क्वेश्चन जो है मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा मेरा इंटरव्यू रहा था. मतलब एकदम ऐसे सोचा नहीं था. सो देयर वाज दिस बॉटल, वाटर बॉटल लाइंग इन द रूम. ओके, किनले की बॉटल थी एक. सो उन्होंने दे फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूज मी टू बी अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन डिज़ाइन, तो उनको लगा कि मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ. सो उन्होंने बॉटल रख दी पानी की. अब कहा कि बताओ इसके डिज़ाइन फीचर्स. ठीक है, आई स्टार्टेड टू एक्सप्लेन एंड देन दे केप्ट ऑन आस्किंग फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड उसमें से आधे मुझे नहीं आते थे. फिर ऐसा नहीं हुआ कि एक मेंबर ने पूछा खत्म हो गया. अदर वन ऑल्सो स्टार्टेड टू आस्क. फाइनली द चेयरमैन ऑल्सो स्टार्टेड टू आस्क मी ऑन दैट पर्टिकुलर बॉटल एंड इट वाज अ बाउंसर आफ्टर बाउंसर यू कैन से. And ultimately, but what I think worked in my favor was that I was very calm. As I am saying, ये interview जो process है, that is not about how much you know. It is about your personality. आप कितने कॉन्फिडेंस हैं में आप जवाब देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रिफ्लेक्ट करती है, एंड वेदर यू आर एबल टू हैंडल सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस और नॉट. सो मैं पूरे टाइम बड़े कामली स्माइल करते हुए जवाब देता था. नहीं आता था, आई यूज्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर आई एम रियली सॉरी, आई डू नॉट नो. एंड मैं ये ज़रूर कहता था, सर आई विल गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. सो यू हैव टू शो दैट विलिंगनेस टू लर्न एज वेल. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जो है एक नौकरी के लिए आए और बस खत्म हो गया. यू मस्ट शो दैट ईगरनेस टू लर्न थिंग्स एज वेल. एंड अल्टीमेटली जैसे मुझे याद है मेरे चेयरमैन जो सर थे उन्होंने ये भी कहा कि दिस बॉटल इज गोइंग टू हॉन्ट यू फॉर एवर. अब ऐसे में तो मेरी हवाइयाँ उड़ जानी चाहिए थी, बट आई वॉज लाइक no sir, this is absolutely fine. I really like this conversation and I'm going to understand about it. It's not a issue. So वो भी आपको जो दिखता है कि बंदा cheerful है ना, he is a good person to interact with. That I think ultimately matters. So अक्षत अभी एग्जाम आने वाला है और जो है अभी अगर कोई जो है आप टिप्स देना चाहोगे, हाँ क्या ऐसा करना चाहिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है मार्क्स में, तो क्या होगा वो? अभी 1 महीने में प्रीलिम्स है, like you are saying. सो प्रीलिम्स के लिए आई जस्ट से टू ऑल द एस्पिरेंट्स कि टेस्ट राइटिंग करें, प्रॉपर 2 hours टेस्ट दें. ऐसा नहीं कि आप जो हैं बस 10 क्वेश्चन ऐसे कर लिए. बाकायदा 2 घंटे का पेपर दें, अच्छे से एनवायरनमेंट में दें, जस्ट एक्सपीरियंस दैट प्रेशर एंड लाइक आई हैव बीन सेइंग, जस्ट फॉर्मुलेट दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, दैट अप्रोच दैट गिव्स यू द मैक्सिमम मार्क्स. तो एक बार अभी से वो अपने दिमाग में डाल लीजिए एंड जस्ट रिवाइज. रिविजन पर बहुत फोकस कीजिए. आई थिंक नाउ इज़ नॉट द टाइम टू गो फॉर न्यू कंटेंट अनटिल अनलेस आपको लगता है कि हाँ कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट गया. बट जस्ट रिवाइज वट एवर यू हैव लर्न, दैट इज़ इनफ. एंड आई कैन से हैव दैट कॉन्फिडेंस व्हेन यू गो फॉर दैट पेपर. आपको ऐसा लग रहा है पेपर टफ है, जस्ट बिलीव दैट सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए नहीं. बिलीव कि 99% के लिए टफ है. मुझे टफ लग रहा है, सबको टफ लग रहा होगा. हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ and maintain your calmness when you finally go on that day.
अक्षत, तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो एंड आई एम वेरी श्योर कि वो जो डेज थे बड़े एग्जॉस्टिव थे कि हाँ पूरा दिन आप तैयारी कर रहे हो, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, कैसे मोटिवेटेड रहते थे आप? सर मेरा ये पर्सनली मानना है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। जब आपका मोटिवेशन अंदर से इतना स्ट्रांग होता है तब आप अपने एफर्ट्स, जो सैक्रिफाइस, जो हार्ड वर्क लगता है इस एग्ज़ाम में, यू कैन सस्टेन इट। वरना अक्सर बच्चे बर्न आउट हो जाते हैं। सो आई बिलीव सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कैसे रखता था, एक तो सबसे पहले ये था कि ये मेरा डिसीजन है, यहाँ मैं खुद से आया हूँ, ज़िंदगी में पहली बार जो है ऐसा लगता था कि यार खुद से एकदम निर्णय लिया है, तो अब तो इसको पाना ही है। सो सबसे पहले तो अंदर एक आग लगी रहती थी। उसके अलावा मेरा ये मानना है कि मैं रिज़ल्ट की कभी चिंता नहीं करता था, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे बस यही चीज़ को लेके टेंशन में रहते हैं कि हमारा क्या होगा, कहीं ये डिसीजन सही था नहीं था, क्या पता मैं तो पहले ही सही था और यहाँ तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इस साल नहीं हो पाएगा, अब क्या करूँ। मैं कभी भी ये सब नहीं सोचता था। कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसकी तो सक्सेस रेट इतनी कम है, मेरे पास तो एक अच्छा जॉब ऑफर था, कभी नहीं सोचा। सिर्फ जो है अपने दिन के जो एफर्ट्स देने होते थे उनके बारे में सोचता था, अपने जो टारगेट्स अचीव करने होते थे उनके बारे में सोचता था और सारी जान उसी में लगा देता था। तो ये मेरा एक हिसाब से, मतलब इफ़ आई कैन गिव अ मैसेज टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, आप ऐसी चीज़ों से कंसर्न मत होइए जो आपके हाथों में नहीं है। रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। प्लीज़ डू नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट इट। Be concerned with the time that has been given to you, and that time is the time which you have today, which you have tomorrow. Please बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचिए। अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है, एफर्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, आज नहीं कल, बट आएंगे ज़रूर। And I can say this from my personal experience. So Akshat, yeah, we have a very small gift for you on behalf of Unacademy. So thank you so much. This is for you. Thank you. And it was really great having